हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो कल जो है बच्चों का इतिहास का यानी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। ओके। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम में नहीं करके आनी है। ठीक है। आप थोड़ी सी अपनी मिस्टेक जो है अगर सही कर लोगे ना तो आप अपने 10-15 नंबर सेव कर पाओगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ आ जाएगा जब वीडियो एंड होगी, तब आप समझ जाओगे कि कैसे अपने 10-15 नंबर आप सेव कर सकते हो। ठीक है। वीडियो स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपको है ना पेपर ऐसा करके आना है जो टीचर के लिए बहुत ईजी हो चेक करना। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो, आप पढ़ के सब कुछ गए हो, आपके पास नॉलेज पूरी है, बट कितने अच्छे से आप एग्जाम में वो नॉलेज टीचर को बता पाते हो वो मैटर करना है, वो मैटर करता है। ठीक है। तो अपनी आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखना, और प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी रखनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट याद रखो कि पेपर टीचर के लिए चेक करना आसान बना देना। सबसे पहली बात इससे का क्या मतलब है, ऐसे मत करना कि जी क्वेश्चन नंबर 1 करा, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे, ऐसे मत करना, कोई फायदा नहीं होगा बच्चे ऐसे। ट्राई करना। देखो, वो अलग बात है कि आपको आता ही ना हो, तो वो अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते सर बीच में, तो फिर हमें जंप करना पड़ेगा। बट बिल्कुल ऐसे मत करो जब कि टीचर क्वेश्चन पेपर देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका चेक करा, फिर आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 कर दिया, फिर पीछे 2 पेज पलटे टीचर, आप क्वेश्चन पेपर पलट के देखे जी 24 वाला क्वेश्चन क्या था, फिर दोबारा से आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, फिर पीछे आना पड़े, क्वेश्चन पेपर पलटना पड़े। तो ऐसा मत करो, टीचर की दिक्कत मत बढ़ाओ। मैंने बोला ना, जितना आप टीचर के दिमाग पे प्रेशर डालोगे ना, वो प्रेशर आपके मार्क्स पे पड़ेगा। ठीक है। तो ट्राई करना कि जंबल वगैरह ना करो। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहाँ से करें, एमसीक्यू से स्टार्टिंग करें या बिल्कुल लाइन वाइज फर्स्ट से स्टार्ट करें, या स्टार्टिंग में बिल्कुल ही एंड से स्टार्ट करें, पेपर के जो लास्ट के पीछे के 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ से करें, कहाँ से करें हम सर। देखो, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम में होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही बना रहा ना, आप पेपर है ना बहुत प्यार से निकाल के आ जाओगे, बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे। क्योंकि सारा खेल है ना कॉन्फिडेंस का होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है स्टार्टिंग से ही, आपको लगने लगता है यार मेरे को कुछ नहीं आता, तो बहुत सारी चीज़ें आते हुए भी आप भूल जाओगे। ना प्रेजेंटेशन पे फोकस कर पाओगे, ना आंसर पे फोकस कर पाओगे, ना अंडरलाइन पे फोकस, किसी चीज़ पे फोकस नहीं होगा अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो। अच्छा सर, कॉन्फिडेंस, अब ये कहानी क्यों सुना रहे हो, डायरेक्ट आंसर बताओ ना सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ या एंड से। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि देखो, बच्चे ने अगर ऊपर ऊपर से भी चैप्टर पढ़ा होता है ना, तब भी उसको 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आपको ना आते हो। मैक्सिमम बच्चों को अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने, अच्छे से पढ़ा, अगर मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपने कवर करे ना, तब भी आज 5-5 6-6 नंबर के सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने करे, 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन तो आप बहुत प्यार से निपटा दोगे। तो सबसे पहले आप क्या करना, क्वेश्चन पेपर को उल्टा करना और 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ना। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जी 5-5 6-6 नंबर के क्वेश्चन मेरे को आते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये आपका कॉल है कि आप एमसीक्यू से स्टार्ट करना चाहो या आप अपने 5-5 6-6 नंबर से स्टार्ट करना चाहो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। कुछ अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीछे पलट के क्वेश्चन देखते हो तो वहीं से स्टार्ट कर दो, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग मेरे को 5-5 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन से करनी चाहिए क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से आता है, बाद में पता नहीं मेरे को पॉइंट याद आए नहीं आए, तो आप 6-6 नंबर के स्टार्ट कर दो पहले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, मेरे को है ना 5-5 नंबर और 6-6 नंबर के कुछ पॉइंट है ना अभी ध्यान नहीं आ रहे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ, तो उस टाइम में आप एमसीक्यू कर लो, है ना। ठीक है। तो एमसीक्यू में क्या है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आंसर आता है आपको या नहीं आता, ये मैथ्स नहीं है जिसमें आपको सॉल्व करना है कुछ भी, है ना। तो एमसीक्यू में आप करते जाओ और दिमाग में 5-5 नंबर 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो दिमाग में प्रिपेयर करते जाओ, क्या लिखना है, क्या हेडिंग डालनी है, कहाँ अंडरलाइन करना है, ये सोचते जाओ। ठीक है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया हो कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पीछे देख लेना, बाकी मर्जी है आपकी कि आप डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में पॉइंट्स और आपको लगता है भूल जाओगे तो आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है नहीं मैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोचना चाहता हूँ, आप एमसीक्यू से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब क्या गलती नहीं करनी, पहली बात तो जंबल नहीं करना आपको, यानी स्विच नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 से एंड पे आ जाओगे, ऐसा नहीं करना बच्चे। ट्राई करना सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करो। एमसीक्यू अगर आपने शुरू करे हैं ना, तो एमसीक्यू मान लो क्वेश्चन नंबर 1 करा है तो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू के सारे लिख दो। क्योंकि देखो सिंपल सीधी बात है बच्चे, अगर आपको एमसीक्यू आंसर आता है या नहीं आता, मान लो आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता एमसीक्यू, आपको पता है एक लाइन ही तो छोड़नी है, एमसीक्यू आंसर कितना लंबा होगा, है ना, 1 लाइनर ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू में लिखा होगा। तो इसलिए एमसीक्यू जब भी आप लिखो तो पहली बात तो ये याद रखना, ABCD मत लिख देना। अगर ए पे लिखा है कि जी मुगल या चंगेज़ खान, तो पूरा लिख कर आओ कि ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ और ये सही है। ठीक है, जिससे टीचर को थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे देखना ना पड़े ए ऑप्शन में क्या है।
ठीक है, क्योंकि कभी इतने सारे क्वेश्चन पेपर चेक करती है टीचर, आंसर शीट चेक करती है, तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत याद हो जाता है। बट आप ABCD लिखोगे तो यार इतना भी याद नहीं है कि टीचर को ABCD भी याद रहे कि जी आंसर एक का क्वेश्चन जो था वो A था या B था। ठीक है, चलो दूसरी बात है कि देखो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एग्जाम में ये नहीं होती कि उनको नहीं आता, एग्जाम में सबसे बड़ी ये होती है कि सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में जब मार्क्स मिलते हैं तब हमें पता चलता है सर 3.5 मार्क्स मिले हैं। और ये देखना होगा बच्चे आपके साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर ना हो तो बहुत बहुत बधाई आपको, पर अगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है 5 में से 3.5 मिलते हैं, 5 में से 4 मिलते हैं, 4.5 मिलते हैं, सर ऐसी क्या दुश्मनी है टीचर से, टीचर को हमारे से कि सर बिल्कुल काट ही लेती है नंबर, चाहे कितना भी अच्छा क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर करके आए, टीचर को कोई दिक्कत नहीं है, टीचर सही कर रही है। ठीक है, हाँ वो अलग बात है अगर टीचर ने जानबूझ के नंबर काटे, वो अलग बात है। बट हाँ अगर टीचर ने सही में कोई जेन्युइन दिक्कत देखी है आपके एग्जाम के अंदर और मार्क्स काटे हैं, तो वो मैं वही बता रहा हूँ कि क्या गलती आपको नहीं करनी जिससे आप अपने आधे आधे 1-1 1.5 मार्क्स बता सकते हो, जो बचा सकते हो, जो फ्री में कटते हैं। पहली बात तो ये है, जब भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, तो याद रखना, मान लो आपको आ जाता है कि ये बताओ मंगोल जो साम्राज्य है, मंगोल जो हमारा समाज है, उसकी विशेषता बताओ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है, या पूछा जाता है मंगोल क्या है और मंगोल समाज की विशेषता बताओ, तो सबसे पहले तो लिखना मंगोल समाज, कि मंगोल समाज क्या है। मंगोल समाज वो है जो मंगोल के लोग हैं, यायावर है। ठीक है, मंगोल क्या है पूछा जाए तो मंगोल एक यायावर समूह को कहते हैं जो कि खाना बदोश होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये अलग अलग जनजातीय का समूह है जो भाषागत वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी भाषा सेम है इसलिए वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके कुछ लोग पशुचालक होते हैं, पशुपालक होते हैं, और कुछ लोग शिकारी होते हैं। ये लिख दिया आपने, डेफिनेशन खत्म। उसके बाद आपसे पूछा है विशेषता बताओ, तो आपको लिखना है कि मंगोल समाज की सामाजिक विशेषता नीचे निम्नलिखित है। ये जरूर लिखना है आपको, जहां भी विशेषता पूछे, जहां भी महत्व पूछे, जहां भी तो ये वाली लाइन, इंट्रोडक्टरी लाइन आपको जरूर लिखनी है। फिर स्टार्ट करना है पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 से जब आप स्टार्ट करो तब आपको हेडिंग बनाने की कोशिश करनी है। जैसे ये खाना बदोश, पहले तो खाना बदोश लिख देना है, तो ये पॉइंट लिखना है कि मंगोल समाज में ज़्यादातर लोग जो थे वो खाना बदोश थे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट डाल के लिखना है कि कार्य, क्या कार्य करते थे, तो आपको लिखना है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो पशुपालक थे या शिकारी थे। तो हेडिंग बनाने की कोशिश करनी है जितना हो सके, क्योंकि इससे टीचर के लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, टीचर को अब देखो पूरा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा टीचर को, और आप अगर हेडिंग डाल दोगे ना खाना बदोश, तो टीचर को पता रहता है कि जी बच्चे को पता है मंगोल खाना बदोश है। ठीक है, तो टीचर के लिए बहुत ईजी हो जाता है चेक करना, है ना। तो मार्क्स इस चीज़ में बहुत कम कटते हैं। और एक चीज़ है अंडरलाइन, जैसे कि कार्य आपने लिख दिया, तो कार्य में अब देखो कार्य तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, बट अगर आप लिख दोगे कि पशुपालक थे और हमारे शिकारी थे और उसको अंडरलाइन कर दो, तो टीचर को लगेगा हाँ जी पशुपालक और जो आपने अंडरलाइन किया होगा शिकारी अलग से दिखेगा आपको पता, फिर टीचर को लगेगा कार्य पशुपालक शिकारी, पॉइंट चेक, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टीचर को। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये काम आपने आसान बना दिया। और पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश बिल्कुल मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा बच्चे पैराग्राफ में लिखने का। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। दूसरी बात है ओवरराइड मत करना। 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर का आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दूंगा तब भी मेरे को 3 नंबर मिल जाएंगे, तो उसमें अननेसेसरी 6 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी 6 और 7 पॉइंट लिखना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे वही मंगोल समाज की विशेषता बताओ, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 9-10 पॉइंट याद है, क्या 9-10 पॉइंट लिखने की ज़रूरत है? नहीं, 7 लिख देना, मैक्सिमम 8 लिख देना, मैक्सिमम 8 लिख देना, मतलब मैक्सिमम 8 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहूँगा 7 ही लिख देना। बट फिर भी अगर आपको लगे कि यार 1-2 पॉइंट मेरे गलत हो सकते हैं, या कुछ पॉइंट आपको लग रहा है कि यार ये तो मैंने 1 पॉइंट से 2 पॉइंट बना दिए, तो आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, बट ज़रूरत से ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि एक्चुअल में हिस्ट्री का पेपर छोटा नहीं आता, बड़ा आता है। ठीक है, और बड़ा पेपर आता है, और इसी वजह से आपको अगर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन मिले उसमें आप अपना 5 नंबर वाले क्वेश्चन तक का टाइम वेस्ट कर दो तो दिक्कत होगी, अब बाकी क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले तो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, तो बच्चे हाथ जोड़ के विनती है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। पता है क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, पेपर को देख के हमें लगता है आता है और हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछा कुछ और होता है, हम बता के कुछ और आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत पहले प्यार से पढ़ो कि क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में जो 15 मिनट मिले ना, बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना, जो चीज़ पूछी गई है उसी का आंसर बताना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, जो चीज़ पूछी है उसी का, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, गलती मत कर देना क्वेश्चन को समझने में। यस सर नो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है,
जहाँ तक सारी चीज़ें हैं मैं होप क्लियर कर चुका हूँ आपकी। अंडरलाइन करनी, अच्छा एक और बात यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो आपको क्या करना है, ट्राई करना कि एरो बना के समझा पाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा ये, ठीक है। एरो बनाने का क्या मतलब है सर? एरो बनाने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगे कि जी हाँ मैं इसमें एरो बना के समझ, ओके मैं समझाता हूँ। जैसे आपको मान लो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं अपना, मान लो आपको आता है रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य की विशेषता बताओ, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य की विशेषता में आप सबसे पहले तो ये लिखना, रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ऐसे एरो बना के दिखा देना ये कि यहाँ फैला हुआ था, यूरोप में, एशिया में, है ना, अफ्रीका में, तो ये कर दो। इससे टीचर को थोड़ा सा विजुलाइज करवाओ टीचर को, ठीक है। ऐसी देखो पूरा का पूरा हिंदी या इंग्लिश में आप पेपर लिखोगे और फिर ये चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा इंप्रेस करती है टीचर को, तो विजुलाइज करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचर को। ऐसी ऐसे एरो वगैरह बनाने से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे, ठीक है। टीचर को लगता है कि हाँ ये बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करके आया है और इसको पता है कि आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यस सर नो? आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। बाकी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना मत भूलना, मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी एक वीडियो देखो लोड भी हो रही है, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये वो चंगेज़ खान वाला जो चैप्टर है ना हमारा जो यायावर साम्राज्य, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है ये, ठीक है। तो वो लोड हो रही है, तो उसे करना मत भूलना, अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ओके। और बाकी आप 11th अभी सेकेंड टर्म के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, क्योंकि मैं उसकी भी वीडियो वगैरह डालने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं क्लास 12th में भी ऐसे ही नोट्स वगैरह आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर की वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। बाकी जो चैप्टर रह रहा है हमारा, उसकी भी मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगा। मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। और बाकी जो हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट टेक, ठीक है। अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एक चैनल है मेन पॉइंट टेक, बेसिकली उसमें मैं ये बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं चैनल कौन सा है, ओके। चलो जी आ गया। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, लैपटॉप पे एनिमेशन वीडियो बना के अर्न कैसे कर सकता है, फ़ोन पे एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वाले चैनल पे बताता हूँ। ये देखो दिख रही होगी आपको कि ये एनिमेशन वीडियो आप कैसे बना सकते हो वेबसाइट से, ठीक है। फ़ोन से एनिमेशन वीडियो की भी नीचे मिल जाएगी आपको वीडियो, दिखा देता हूँ मैं अभी। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं मेन पॉइंट, ये देखो वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये आप फ़ोन से एनिमेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। बाकी कोई भी अगर डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय। एंड दोबारा से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।